हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। आंसर राइटिंग की सीरीज में ये जो आपका अगला क्वेश्चन है ये भी मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। हम जिन अप्रोचेस की बात करते हुए क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं उन अप्रोचेस के माध्यम से आप सिर्फ इतना समझने का प्रयास किए उन अप्रोचेस से हम सिर्फ एक अप्रोच से एक क्वेश्चन ही नहीं, उस एक अप्रोच से हम अगले 10 क्वेश्चन टैकल करने की टेक्निक को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हमने कंटिन्यू किए हैं वो हमारे यूपीएससी मेंस के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये पीसीएस के एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम में अक्सर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ वर्ड आगे पीछे कर देता है, थोड़ा सा नेचर बदल देता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन पूछने का उसमें जो आंसर लिखना है उनके पॉइंट सेम रहते हैं। कुछ उस तरीके के अप्रोचेस के माध्यम से इन क्वेश्चन को करने का हम प्रयास कर रहे हैं। फोकस किस चीज पे होना चाहिए? फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि जो भी अप्रोचेस हम आपको सिखा रहे हैं इन अप्रोचेस को आप कंटिन्यूसली फॉलो करिए, रिवाइज करिए। जो पॉइंट्स आपने आंसर राइटिंग में अगर कुछ नया देखा, आपकी उस नोट्स में वो पॉइंट होना चाहिए। आपकी थिंकिंग प्रोसेस, अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस कंटिन्यूसली स्ट्रांग नहीं होगी, आपके नोट्स इंप्रूव नहीं हो पाएंगे, आंसर आपका इंप्रूव नहीं होगा, क्योंकि नोट्स की कॉपी ही जो आंसर हमारे नोट्स की झलक ही होती है जो हमारे आंसर्स में परिलक्षित होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे नोट्स अच्छे नहीं होंगे, और अगर हमारे नोट्स अच्छे नहीं होंगे तो जो मैं पिछली क्लासेस में कंटिन्यूसली बोलते चला आ रहा हूँ वो मैं बार बार बोलूंगा जब तक आपका एग्जाम है, क्योंकि ये क्लासेस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर यूपी पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम के लिए। और यूपी पीसीएस का एग्जाम आपका बहुत पास में है, तो उसके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी में पूछे गए हैं लेकिन पीसीएस में पूछे जाने की संभावना रहती है। वहां से इन अप्रोचेस को सीख रहे हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न समझने का प्रयास करें। आंसर तो हालांकि हमको बाद में भी मिल जाता है, मॉडल आंसर भी देख लेते हैं, कंटेंट कहीं से भी मिल जाएगा। अप्रोच सीखने की जरूरत है यहाँ पे, और वो थिंकिंग प्रोसेस से हमारे नोट्स अच्छे होने चाहिए। नोट्स अच्छे होते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे आंसर्स की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती चली जाएगी। कुछ उसी सिलसिले में जो आज का क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। आज का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी के मध्य पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य सहलग्नताओं का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द लिंकेजेस बिटवीन 19th सेंचुरीज इंडियन रेनेसा एंड द इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। यानी भारतीय, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझते हुए चलना है। अब आप पूरा फोकस क्लास पे रखेंगे, आप बहुत आसानी से क्लास समझ आ जाएगी। भारतीय पुनर्जागरण और भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य लिंकेजेस पूछा है। ध्यान से, क्वेश्चन तो आपका समझ आ जाएगा इसकी लैंग्वेज पढ़ के, क्वेश्चन आपको इसकी लैंग्वेज पढ़ के समझ आ जाएगा, लेकिन फोकस हमें किस चीज पे करना है? फोकस हमें हमारी अप्रोच पे करना है। वो अगर हमारी अप्रोच कंटिन्यूसली स्ट्रांग होगी तो इस क्वेश्चन को टैकल करने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। ध्यान से, भारतीय पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय पहचान की बात कर रहे हैं, यानी हम नेशनल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। अगर नेशनल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो आप अगर भारतीय हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आपकी नेशनल आइडेंटिटी की बात की जा रही है और अगर आप भारतीय हैं तो आप सबसे पहले बताइए आप किन मूल्यों के आधार पर अपने आप को भारतीय कहते हैं। 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो ऐसे ही पॉज करके आप सोच लीजिए या कंटिन्यूसली 5 सेकंड तक शांत रहूंगा। आप शांति से सोच के बताइए आप किन मूल्यों के आधार पर अपने आप को भारतीय कहते हैं। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ तब तक। सोचा आपने कुछ? आप किन मूल्यों के आधार पर अपने आप को भारतीय कहते हैं? कुछ आपने कुछ मूल्य सोचे होंगे, कुछ आपके मन में कुछ थॉट आए होंगे। क्या आपके मन में राष्ट्रीय चेतना का पॉइंट आया?
जब भी किसी भी क्वेश्चन में नेशनल आइडेंटिटी की बात आएगी, जब भी किसी भी क्वेश्चन में नेशनल आइडेंटिटी की बात आएगी, राष्ट्रीय पहचान की बात आएगी, तो क्या आप वहां पे राष्ट्रीय चेतना से जुड़े तथ्य लेकर नहीं आएंगे? यानी कि राष्ट्रीय चेतना की अगर बात आएगी तो क्या आप वहां पे स्वतंत्रता, अच्छा इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले राष्ट्रीय चेतना के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? क्या है राष्ट्रीय चेतना? उसके बाद क्या हम भाषा के बारे में नहीं बोल सकते? क्या हम कला और संस्कृति के बारे में बात नहीं कर सकते? क्या हम शिक्षा के बारे में बात नहीं कर सकते? और क्या हम धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते? बताइए जान। जब भी नेशनल आइडेंटिटी की बात आएगी तो क्या आप कुछ ये पॉइंट्स नहीं अपने मन में ला सकते? ध्यान से, जब भी नेशनल आइडेंटिटी की बात आएगी तो क्या आप राष्ट्रीय चेतना, शिक्षा, भाषा, धर्म और कला एवं संस्कृति के बारे में कुछ पॉइंट्स अपने मन में नहीं सोच सकते अपनी नेशनल आइडेंटिटी को लेकर? अगर आपके मन में ये पॉइंट्स आ रहे हैं तो क्वेश्चंस का नेचर आप देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के बीच आपको लिंकेजेस बताना है। यानी कि मैं एक सेकंड आप समय दीजिए, आप मुझे बस एक सेकंड का समय दीजिए, मैं स्लाइड्स ऐड कर लूँ, नहीं तो क्या होगा कि फिर मैं लिखूंगा कहाँ पे, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप है? ये स्लाइड ठीक। हाँ, जब भी नेशनल आइडेंटिटी की बात आएगी, जब भी नेशनल आइडेंटिटी की बात आ रही है तो क्या आपने सबसे पहले राष्ट्रीय चेतना की बात करी? ध्यान से, आपने किसकी बात करी? राष्ट्रीय चेतना की बात करी, शिक्षा की बात करी, धर्म की बात करी, भाषा की बात करी और कला एवं संस्कृति की बात करी। अच्छा, अगर आपने इन पॉइंट्स के बारे में कुछ कुछ पॉइंट सोचे, सबसे पहले आपने नेशनल आइडेंटिटी के बारे में चलो सोचे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन का नेचर बोल रहा है भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के बीच संबंध बताना है। यानी कि भारतीय पुनर्जागरण में भारतीय पुनर्जागरण में के कुछ पॉइंट्स जो हमको हमारी राष्ट्रीय पहचान में देखने को मिलते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपने भारतीय पुनर्जागरण में कोई पॉइंट देखा क्या वो राष्ट्रीय पहचान के, अपनी नेशनल आइडेंटिटी में वो सेम है? भारतीय पुनर्जागरण में अगर कोई पॉइंट था तो क्या वो हमारी राष्ट्रीय पहचान में वो पॉइंट है? कहने का मतलब भारतीय पुनर्जागरण में वो कौन कौन से तत्व देखने को मिले जो हमारी राष्ट्रीय पहचान में उजागर होते हैं, आज भी परिलक्षित होते हैं हमारी राष्ट्रीय पहचान में? सिंपल, बहुत सिंपल सवाल था। जब भी नेशनल आइडेंटिटी की बात आएगी सबसे पहले आप इन पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले जब भी नेशनल आइडेंटिटी की बात आएगी आप सबसे पहले आप राष्ट्रीय चेतना की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, रिलीजन की बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे। क्लियर है? जब भी राष्ट्रीय चेतना की बात आ रही है सबसे पहले राष्ट्रीय पहचान की, नेशनल आइडेंटिटी की बात आ रही है सबसे पहले राष्ट्रीय चेतना की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे और रिलीजन की बात करेंगे, आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, इनकी बात करते हुए भारतीय पुनर्जागरण में हमको इनके कौन कौन से तत्व देखने को मिले? भारतीय पुनर्जागरण में धर्म का क्या पक्ष था, शिक्षा को लेके क्या पक्ष था, भाषा को लेके उनके क्या विचार रहे भारतीय पुनर्जागरण के टाइम पे, और कला आर्ट एंड कल्चर का उसमें कैसे प्रभाव रहा, राष्ट्रीय चेतना कैसे जागृत हो रही थी उस समय, वो क्या आज के समय में कैसे परिलक्षित हो रही है, आज के समय में नेशनल आइडेंटिटी में किस तरीके से परिलक्षित हो रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके कंटेंट को देखने का प्रयास करेंगे। फोकस कैसे रखना है, ध्यान से, हमें फोकस किस तरीके से लेके चलना, ध्यान से सुनने पर फोकस करेंगे और स्लाइड्स को देखेंगे। जब भी हम राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं, ध्यान से, राष्ट्रीय पहचान में राष्ट्रीय चेतना की अगर बात कर रहे हैं तो क्या राष्ट्रीय चेतना में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ वर्ड नहीं ले सकते? जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात नहीं कर सकते? अच्छा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय की बात की जा रही तो भारतीय पुनर्जागरण में इन पक्षों पे कुछ ना कुछ बात हुई होगी। स्वतंत्रता में बात हुई, समानता के मुद्दों पर चर्चा हुई, न्याय के मुद्दों पर चर्चा हुई। जैसे आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, उदाहरण में आप किसका एग्जांपल दे सकते हैं?
डेरोजियो, इन्होंने क्या किया, आप उदाहरण में इनका नाम दे सकते हैं। डेरोजियो ने अपने छात्रों को फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित होकर, किस क्रांति से प्रेरित होकर, फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर स्वतंत्र रूप से सोचना, यानी इन्होंने अपने छात्रों को अपने छात्रों को किस क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए बाध्य किया। स्वतंत्र रूप से आप सोचिए, सत्ता पर सवाल उठाने के लिए, किस पर, सत्ता पर क्या उठाना, सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए यानी थिंकिंग प्रोसेस पे जोर दिया, तार्किक चिंतन पे बल दिया, सत्ता पे सवाल उठाने के लिए बात करी, साथ में उन्होंने स्वतंत्रता पे बात करी, समानता पे बात करी और न्याय के बारे में बात करी। अच्छा, राष्ट्रीय चेतना में ही अगर बात कर रहे हैं तो क्या हम तर्कवाद के बारे में बात नहीं कर सकते, मानवतावाद, मानवतावाद के बारे में बात नहीं कर सकते। अच्छा, सार्वभौमिकता के बारे में बात नहीं कर सकते। क्या भारतीय पुनर्जागरण में इन पक्षों पर लेकर बात नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। अगर भारतीय पुनर्जागरण की बात चल रही तो भारतीय पुनर्जागरण में आपने अगर पहला पॉइंट राष्ट्रीय चेतना का रखा तो भारतीय पुनर्जागरण में राष्ट्रीय चेतना किस तरीके से जागृत हुई और आज के समय में किस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना हमारे जीवन में परिलक्षित होती है, उसको कैसे मैच करना है, बस वो लिंकेजेस हमको दिखाना था। उस समय के स्वतंत्रता समानता न्याय में कैसे परिलक्षित हो रही थी, आज के समय में कैसे परिलक्षित हो रही है, उसको हम लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास करें। तर्कवाद के बारे में बात कर सकते हैं, मानवतावाद के बारे में बात कर सकते हैं, सार्वभौमिकता के बारे में बात कर सकते हैं। आप उदाहरण अगर देना चाहें, अगर आप उदाहरण देना चाहें, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी का एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे उन्होंने तर्क संगत की बात करी, तर्कवाद पे ज्यादा बात करी। आध्यात्मिक, उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो ये शब्द लिख लीजिए, आध्यात्मिक सहिष्णुतावाद पे जोर दिया। आध्यात्मिक सहिष्णुतावाद, धर्मों की एकता को लेकर उन्होंने बात करी, धर्मों की एकता पर बहुत ज्यादा महत्व दिया, भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। सार्वभौमिकता की बात करी तो उन्होंने भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। यानी स्वामी विवेकानंद की राष्ट्रीय चेतना को हम लिंक कर पा रहे हैं भारतीय पुनर्जागरण में, किस तरीके से उन्होंने आज की नेशनल आइडेंटिटी को बनाने में जोर दिया। तब की देखिए, 19वीं शताब्दी के बाद क्या लिया, एग्जामिन द लिंकेजेस बिटवीन द 19th सेंचुरीज इंडियन रेनेसा एंड द इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। इनका इमर्जेंस देखना है कि कैसे भारतीय पुनर्जागरण में जो राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई वो आज तक कंटिन्यू है, वो लिंकेजेस हमको दिखाना है। क्या हम ये राष्ट्रीय चेतना का ये पॉइंट समझ गए। अच्छा, अगर बोली की बात की जाए, अगर लैंग्वेज की बात की जाए, भाषा की बात की जाए, लैंग्वेज लैंग्वेज की बात की जाए, तो आप यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो जैसे आप उदाहरण के लिए मुझे याद करने दीजिए, आप सबसे पहले ना एग्जाम्पल दे सकते हैं ज्योतिबा फूले जी का। जैसे जैसे आप ज्योतिबा फूले जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, उन्होंने मराठी भाषा के लिए काम किया, क्लियर है। आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम दे सकते हैं, लिख लीजिए, ईश्वर चंद्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम दे सकते हैं, उन्होंने बंगाली भाषा के लिए काम किया, क्लियर है। आप ये एग्जाम्पल क्या अपने कोर्स में नहीं ऐड कर सकते, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ये बात कर सकते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण ने कैसे, किस प्रकार से सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने के लिए, जैसे उपन्यास, नाटक और कविताएं और लघु कथाएं, प्रेस, इनका उपयोग बढ़ता चला गया। इनका उपयोग किया किसको बढ़ाने के लिए, और अपने विचारों का प्रसार करने के लिए, सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बढ़ावा देने के लिए। उपन्यास नाटक कविताएं लघु कथाएं प्रेस, इनके यूज को बढ़ाया। जैसे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम दे सकते हैं आप, ज्योतिबा फुले जी का नाम लिख सकते हैं वहां पे। अब अगर बात करें आप कला एवं संस्कृति की बात कर लीजिए, कला एवं संस्कृति की अगर बात करें तो आप वहां पे क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में पॉइंट नहीं लिख सकते। आप अगर तैयारी कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, अगर आपने मेंस की तैयारी है, मेंस की आंसर राइटिंग की क्लास में आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में एक पॉइंट नहीं लिख सकते। आप उदाहरण के लिए जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृतियों के बारे में बात कर सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृतियों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि रविंद्र संगीत के बारे में बात कर सकते हैं।
उन्होंने कैसे भारतीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव की भावना को मूर्त रूप दे रही है। ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने, भारतीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव की भावना को मूर्त रूप देती है इनकी कृतियां। किनकी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृतियां। अगर आप ये लाइन लिखना चाहें तो मैं लाइन लिख देता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृतियां जैसे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृतियां जैसे, सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृतियां जैसे रविंद्र संगीत, भारतीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव की भावना को मूर्त रूप देती है। क्या आप ये पॉइंट यहाँ से नहीं लिख सकते? बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे पुनर्जागरण ने स्वदेशी कलात्मक रूपों को, एक लाइन मैं और लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत प्यारी लाइन है, मुझे ध्यान आ गई मेरे नोट्स से। पुनर्जागरण पुनर्जागरण ने, हाँ, स्वदेशी कलात्मक रूपों और परंपराओं को पुनर्जीवित किया। यह सांस्कृतिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान भारतीयों के लिए भारतीयों के लिए प्रेरणा और सशक्तिकरण, भारतीयों के लिए प्रेरणा और सशक्तिकरण का स्रोत बना, जिसने औपनिवेशिक औपनिवेशिक वर्चस्व को औपनिवेशिक वर्चस्व के सामने औपनिवेशिक वर्चस्व के सामने उनकी पहचान औपनिवेशिक वर्चस्व के सामने उनकी पहचान और आत्मसम्मान की भावना को पुष्ट किया। ये आप पॉइंट अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। क्लियर है? भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे गर्व करने की बात है। आपने देखिए क्या किया है, आपने कुछ सोचा कुछ नहीं, नेशनल आइडेंटिटी की बात आई, आपने 5 पॉइंट अपने माइंड में लेके आए। उन 5 पॉइंट्स को आपको लिखना था, किससे लिंक करते लिखना, भारतीय पुनर्जागरण से लिंक करके लिखना था। तो बस उन 5 पॉइंट्स को भारतीय पुनर्जागरण के टाइम से बस लिंक करते हुए चलना है। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं कर रहा है, बस पुनर्जागरण से लिंक करते हुए चलना है। अगर शिक्षा की बात आए, अगर आप कहें तो मैं शिक्षा पे एक पॉइंट लिख सकता हूँ, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को महत्व। जैसे आप इस पे बात कर सकते हैं, किस पे? सांस्कृतिक, एक सेकंड, एक तो क्या है कि इस पेन टैब की खासियत ये है कि ये आगे बढ़ जाता है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐतिहासिक विरासत को महत्व। ठीक है, उनका महत्व। अब अगर जैसे शिक्षा की बात की जा रही है, उसमें सांस्कृतिक शिक्षा की बात की जा रही है और उसमें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को महत्व दिया जा रहा है, तो आप सबसे पहले अगर उदाहरण देना चाहें तो आप आर्य समाज के सिद्धांतों को उदाहरण में लिख सकते हैं। ये बस आप आर्य समाज अगर अपने मन में लेके आते हैं तो बस उससे रिलेटेड कंटेंट जो भी आपके मन में आता है आप बहुत आसानी से यहाँ पे कोट कर सकते हैं, बहुत आसानी से। मैं आपके सामने एक लाइन लिख रहा हूँ, आप उसे समझिएगा। आर्य समाज के सिद्धांतों पर स्थापित, ध्यान से, आर्य समाज के सिद्धांतों पर स्थापित डीएवी संस्थानों का उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता और
परंपराओं से युक्त आधुनिक शिक्षा प्रदान का उद्देश्य आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था। किसका? आर्य समाज के सिद्धांतों पर स्थापित डीवी संस्थानों का उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता और परंपराओं से युक्त आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था। ठीक है, अच्छा ध्यान से। लेकिन जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो एक लाइन जैसे आप सुधारवादी ये बोल सकते हैं, क्योंकि पुनर्जागरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप सुधारवादी नेतृत्वों वाले स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम सामग्री के बारे में बात कर सकते हैं कि ये कार्यक्रम प्राचीन आप ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं कि ये कार्यक्रम प्राचीन भारतीय सभ्यताओं की उपलब्धियों को उजागर करने तथा भारत के अतीत के गौरव के प्रति गर्व और श्रद्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए थे। ये कुछ ऐसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, अपने नोट्स में पहले ही ऐड करके रख लेने चाहिए। किसके लिए? आंसर, फॉर द आंसर राइटिंग। ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे मैं अगर आपके सामने अभी लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये कार्यक्रम, आपने पूरा आंसर ही लिखवा लिया आज तो। ये कार्यक्रम प्राचीन भारतीय, पॉइंट के साथ साथ आज मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन भी आपके लिए किया, सभ्यताओं की उपलब्धियों को उजागर करने तथा भारत के अतीत के गौरव के प्रति गर्व और श्रद्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए थे। कौन से कार्यक्रम? सुधारवादी नेतृत्व के जो कार्यक्रम थे, ये कार्यक्रम प्राचीन भारतीय सभ्यताओं की उपलब्धियों को उजागर करने तथा भारत के अतीत के गौरव के प्रति गर्व और श्रद्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए थे। ये लाइन आप लिख के शिक्षा के बारे में बहुत बेसिक सा पॉइंट बता सकते थे, लेकिन जब भी एग्जाम्पल की बात आएगी आप आर्य समाज का एग्जाम्पल कोट करके अपने आंसर को क्या कर देंगे? इनरिच्ड कर सकते हैं, अपने आंसर की क्वालिटी को क्या बढ़ा सकते हैं? अपने आंसर की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? अब जब भी अगर धर्म की बात है, मैं अब धर्म का पॉइंट लिख ही देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूरा लिख ही दिया मैंने। जैसे धार्मिक प्रवर्तन की बात आएगी, पुनः प्रवर्तन की बात आए, धार्मिक पुनः प्रवर्तन लिख सकते हैं, या फिर जैसे धार्मिक पुनः प्रवर्तन, तो आप जैसे एग्जाम्पल की सबसे पहले बात करें, अगर एग्जाम्पल बाद में लिखा जाता है, मैं समझाने के लिए पहले एग्जाम्पल इसलिए लिख देता हूँ, ध्यान से पढ़िए। और किसका नाम ऐड कर सकते हैं? बगल से कुछ आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? अगर आ रही हो तो आप कमेंट कर देना, अगले वीडियो में इसको सही कर देंगे, क्योंकि बगल में देखिए कुछ बन रहा है, उस वजह से मशीन चल रही है तो उसकी आवाज आ रही है। इनका नाम ऐड कर सकते हैं आप, और SS बंगाली जी का नाम ऐड कर सकते हैं, ध्यान से। अच्छा, SS बंगाली जी का, जैसे रहनुमा मजादा सना का नाम, दादा भाई नरौजी जी का नाम, KR कामा जी का नाम, SS बंगाली जी का नाम ऐड कर सकते हैं। किसमें? धर्म को लेकर। आप जैसे ही आप इनका नाम लिखते हैं, आपके आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, आपका आंसर ऑथेंटिक समझ आने लगता है कि आपने आंसर्स में काम किया है। आपने अब इसकी एक लाइन अगर आप लिखवाना चाहें तो मैं एक लाइन में आप इसको समझा देता हूँ। जैसे क्या लिख सकते हैं कि उन्होंने धार्मिक साहित्य, एक लाइन में मैं लिख रहा हूँ, इसको समझना आप ध्यान से, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी लाइन है, लेकिन ये लाइन अपने आप में उस समय की सारी परिस्थितियों को समझाती है। अनुष्ठानों सहित, ये आप समझ सकते हैं, अनुष्ठानों सहित सांस्कृतिक, ध्यान से पढ़िए, उन्होंने धार्मिक साहित्य और अनुष्ठानों सहित सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण
के संरक्षण और उत्सव को बढ़ावा दिया और अपनी धार्मिक पहचान के लिए गर्व और प्रशंसा की भावना को बढ़ावा दिया। क्लियर है? ध्यान से अब आपने किया क्या, इस क्वेश्चन को अगर आप समझें कि आपने बहुत सिंपल सी काम करी, बहुत सिंपल सा काम किया और इस क्वेश्चन का कंटेंट आपके सामने पूरी तरीके से प्रेरित हो गया। ठीक है, जैसे एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताना भूल गया, जैसे राष्ट्रीय चेतना की अगर बात हो रही थी तो जैसे पूर्व और पश्चिम की यहाँ पे बात की जा सकती है। जैसे ध्यान से, जैसे पूर्व और पश्चिम की बात कर सकते थे तो सुधारक के मूल्य कहाँ से, पश्चिम से, और फिर उसके बाद पुनरुत्थानवादी मूल्य कहाँ से, पूर्व से। ठीक है, आप इनकी बात कर सकते थे। तो यहाँ पे आप राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा किस तरीके से खत्म हुई उसके बारे में बात कर सकते थे। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं आर्य समाज ने कैसे वेदों को जीवित किया, वेदों की शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। हालांकि ये राष्ट्रीय चेतना के बारे में क्वेश्चन था, इसलिए इसको पूर्व से और पश्चिम के सुधारक मूल्यों, पुनरुत्थानवादी मूल्यों से जोड़ के इसको मैंने बताया। और आर्य समाज में जब भी शिक्षा का पॉइंट आया तो अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते थे। शिक्षा में कहाँ गया, आप शिक्षा में आर्य समाज का जब बात करें तो आप ये पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वेदों की शिक्षाओं को पुनर्जीवित कर रहा है, तो राष्ट्रीय चेतना कुल मिला के जगाने की बात हो रही, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। लेकिन आप बोल सकते हैं जैसे यूरोपीय ज्ञानोदय विचारकों से प्रेरित भारतीय सुधारकों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको मन में रहने चाहिए। आपकी शब्दकोश में भंडार एकदम भाई साहब कट्टर, मतलब एकदम क्या कहते हैं उसको, बहुत अच्छे तरीके से आपके मन में रहने चाहिए। एकदम गिरा दो आप, जैसे ही कोई सामने आए बोलने लगे आप अच्छे वर्ड गिराओ, एकदम बोलना शुरू करो। एकदम क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिकार जैसे सिद्धांतों की वकालत की। लिख दे, मैं एक लाइन लिख दूं यहाँ पे, जैसे यूरोपीय, जब भी पश्चिम की बात आएगी उस पर लिखना है, यूरोपीय ज्ञानोदय विचारकों से प्रेरित भारतीय सुधारकों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और राजनीतिक रुकना राजनीति, क्या लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समानता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिकार जैसे सिद्धांतों की वकालत की। अब यहाँ से आप राजा राम मोहन राय के प्रयासों का जिक्र कर सकते हैं, जैसे सती प्रथा को उन्होंने अबॉलिश किया, पुनरुत्थानवादी, अब ये समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिखा कुछ लोगों को,
अगर क्लास सुन रहे हो तो खैर उसकी मेन फोकस सुनने पे रहना चाहिए आप लोगों का। ये स्लाइड तो मिल जाएगी आप लोगों को, एक बार में मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर करवा दूंगा। पुनरुत्थानवादी मूल्यों की बात की जाएगी तो वहाँ पे पश्च पूर्वों के मूल्यों की बात आएगी, तो आर्य समाज ने कैसे वेदों की शिक्षा को जगाने का प्रयास किया, वेदों की शिक्षा को जीवित करने का प्रयास किया, आप ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, वेदों की शिक्षा जब जीवित हुई तो कुछ वेदों की शिक्षा से कैसे राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, उसके बारे में हमने बात करी। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चंस को अगर आप देखें ध्यान से, मैं 1 मिनट के लिए क्या करता हूँ, 1 सेकंड, हाँ। अब इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से अगर देखें, यार ये क्या हुआ, ये नहीं मिट रहा है, 1 सेकंड है ना। तो एक देखिए ध्यान से, भारतीय भारतीय पुनर्जागरण की बात की गई। भारतीय पुनर्जागरण की चेतना, भारतीय पुनर्जागरण के समय जो उस समय की जो राष्ट्रीय पहचान थी, उस समय के जो तत्व थे, उस समय की जो आप बोल सकते हैं जो भी हमारी नेशनल आइडेंटिटी किस प्रकार से जागृत हो रही थी, उसको लिंक करना था राष्ट्रीय पहचान से। ठीक है, जो हमारी राष्ट्रीय पहचान है वो, उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स मन में सोचे। सबसे पहले उन पॉइंट्सों को हमने क्या किया, भारतीय पुनर्जागरण में सेम पॉइंट सोचे। अगर शिक्षा का पॉइंट यहाँ पे हमने देखा कि आजकल की शिक्षा का पॉइंट यहाँ से कैसे लिंक हो पा रहा है, तो बस वैसे लिंक करने का प्रयास किया। तो हमारे मन में सबसे पहले कुछ पॉइंट है, राष्ट्रीय चेतना का पॉइंट आया, शिक्षा का पॉइंट आया, शिक्षा का पॉइंट आया, और उसके बाद धर्म का, भाषा का, कला एवं संस्कृति का पॉइंट है। उस पर सोचना स्टार्ट किया। जब उस पर सोचना स्टार्ट किया तो राष्ट्रीय चेतना के बारे में कुछ पॉइंट्स है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय के बारे में। फिर उसके डेरोजियो का हमने एग्जांपल दिया कि छात्रों को फोर्स किया, फ्रांस की क्रांति से उन्होंने सिखाया कि सत्ता पे सवाल उठाओ, स्वतंत्र रूप से सवाल पूछो, तर्कवाद के बारे में, मानवतावाद के बारे में, सार्वभौमिकता के बारे में बात की। तो स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल दिया कि आध्यात्मिक सहिष्णुतावाद उन्होंने कैसे बढ़ाने का प्रयास किया। और जब भी उसके बाद हमने पूर्व पश्चिम के बारे में बात की, तो सुधारक मूल्य जो हमें पश्चिम से मिले, जैसे पश्चिम से क्या मूल्य मिले कि यूरोपीय ज्ञानोदय विचारकों से प्रेरित भारतीय सुधारकों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार जैसे सिद्धांतों की वकालत की। तो वहां से हमने राजा राम मोहन राय के प्रयासों को देखा कि कैसे सती प्रथा का उन्होंने कैसे एबॉलिश कराया। पुनरुत्थान मूल्यों की बात आई तो पूर्व में हमने आर्य समाज के बारे में बात की कि उन्होंने कैसे वेदों की शिक्षा को जगाया। जब बोली भाषा की, लैंग्वेज की बात आई तो उदाहरण में हमने ज्योतिबा फूले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम लिया। जैसे बंगाली भाषा और मराठी भाषा को प्रमोट करने का कैसे उन्होंने मेहनत, कैसे उन्होंने इसके लिए कदम उठाए। अच्छा, ये जैसे लैंग्वेज की बात आई तो आप गवर्नमेंट के शेड्यूल्स भी कोट कर सकते हैं बहुत आसानी से। गवर्नमेंट के शेड्यूल कोट करके आप इनके आंसर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। सांस्कृतिकता की बात आई तो उपन्यास, नाटक, कविताएं, लघु कथाएं, प्रेस, इन सब ने कैसे राष्ट्रीय चेतना को जगाने का प्रयास किया, ये भी हमने देखा। कला एवं संस्कृति की बात आई तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारे मन में आ जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम लिख सकते थे। रविन्द्र संगीत और भारतीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव की भावना को मूर्त रूप कैसे दे देते हैं, कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृतियां। किसको, भारतीय पहचान को और सांस्कृतिक गौरव को। किसको, भारतीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव को। अब एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी, पुनर्जागरण ने स्वदेशी कलात्मक रूपों और परंपराओं को पुनर्जीवित किया। यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान भारतीयों के लिए प्रेरणा और सशक्तिकरण का स्रोत बना, जिसने औपनिवेशिक वर्चस्व के सामने उनकी पहचान और आत्मसम्मान की भावना को पुष्ट किया। उसके बाद शिक्षा के बारे में बात की तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को कैसे महत्व दिया शिक्षा में। आर्य समाज के बारे में बात करी तो वेदों को यहाँ पे लिंक कर सकते थे, लेकिन राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का मैंने वहां पे पॉइंट ऐड किया, तो आर्य समाज के सिद्धांतों पे यहाँ पे बात कर सकते थे। डीबीई संस्थान किस प्रकार से भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता और परंपराओं से युक्त आधुनिक शिक्षा प्रदान करना चाहता था। ये एक जब भी पॉइंट लिख रहा है तो आपकी क्वालिटी इन उदाहरण के साथ क्या हो रही है, इनरिच्ड होती चली जा रही है। सुधारवादी नेतृत्व वाले स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों, पाठ्यक्रम सामग्री में क्या लिख सकते थे, ये कार्यक्रम प्राचीन भारतीय सभ्यताओं की उपलब्धियों को उजागर करने तथा भारत के अतीत के गौरव के प्रति गर्व और श्रद्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए थे। धर्म की बात आई तो धार्मिक प्रवर्तन, पुनः प्रवर्तन में आप दादा भाई नौरोजी जी का रहनुमा मजदाय नाम का उनका जिक्र कर सकते हैं। केयर काका, एस एस बंगाली जी का नाम ऐड कर सकते थे। उन्होंने कैसे, अब इसमें एक पॉइंट मैंने क्या लिखा कि उन्होंने, एक सेकंड, उन्होंने अगला पॉइंट क्या लिखा कि उन्होंने धार्मिक साहित्य और अनुष्ठानों सहित सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उत्सव को बढ़ावा दिया और अपनी धार्मिक पहचान के लिए गर्व और प्रशंसा की भावना को भी बढ़ावा दिया। क्या आप इन पॉइंट्स को लिंक नहीं कर सकते? आप अगर आप कंक्लूजन लिखना चाहें
वैसे अभी कंक्लूजन का मैंने ट्रिक नहीं बताया, कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए, यानी निष्कर्ष में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही नहीं बताया अभी मैंने। तो कंक्लूजन में लिखना चाहिए तो आप सिर्फ सुन सकते हैं कि जैसे हमारा भारतीय संविधान भारत के सुधारकों की आकांक्षाओं और आदर्शों को भी आदेश देता है, आदर्शों को दर्शाता है, जिन्होंने एक न्यायपूर्ण, समतावादी, समानतावादी, लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए अथक प्रयास किए। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करके लिख सकते हैं, संविधान से लिंक कर संविधान के मूल्यों को उत्कर इसमें दो मूल्यों को एक लाइन में लिखते हुए उनको विचार प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में दिखा सकते थे, पिछले कॉन्टेक्स्ट से लिंक करके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में दिखा सकते थे। फिर बता सकते थे आधुनिक भारत के कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देते हैं उनके विचार, और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मतलब कुछ एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव कुछ अप्रोच के साथ इसका आंसर लिखा जा सकता था। और ये सिंपल अप्रोच है, इस क्वेश्चन को टैकल करने की सिंपल अप्रोच है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन सिंपल था कि 19th सेंचुरी की बात हो रही है, 19th सेंचुरी की बात हो रही है और इंडियन रेनेसा की बात हो रही है, 19th सेंचुरी की बात हो रही है, इंडियन रेनेसा की बात हो रही है, और उसमें नेशनल आइडेंटिटी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही? नेशनल, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बहुत तेजी से, नेशनल आइडेंटिटी की बात की जा रही है। और नेशनल आइडेंटिटी आप किन किन मूल्यों के आधार पे आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी बताते हैं, एक बार उस पे सोच के देखिए ना, आपके वो कौन से मूल्य हैं जिनके आधार पे आप ये बताते हैं कि हाँ हम भारतीय हैं, हम ये हैं। तो उन मूल्यों पे बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात आनी बहुत जरूरी थी। तो आप अगर जैसे इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते थे, इंट्रोडक्शन में 19वीं सदी में भारत जाति, लिंग, भाषा और परंपरा सहित विभिन्न आधारों पर गहराई से विभाजित था, जिसका समाज जिससे समाज इसका समाज सामाजिक ताना बाना बिखर गया, एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में एक बाधा उत्पन्न हुई, समेकित राष्ट्रीय बाधा उत्पन्न हुई राष्ट्रीय पहचान के रूप में। कुछ इस तरीके से पॉइंट लिखते हुए आप आगे बढ़े। फिर उसके बाद मेन पॉइंट पे, अच्छा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पार्ट में हम आगे बहुत डीप में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिनका सिर्फ इंट्रो लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका आंसर आपको आता होगा, उन आंसर्स को हम डिस्कस कर चुके होंगे, तब हम उनका इंट्रो लिखने का प्रयास करेंगे, तब आप देखेंगे कितनी आसानी से आप इंट्रो लिख ले जाएंगे। फिलहाल आप पहले मेन बॉडी पे कंटेंट पे डिस्कशन कीजिए। अगर आपके नोट्स इस पॉइंट पे नहीं रेडी थे, अगर इस पॉइंट्स पे आपके नोट्स रेडी नहीं थे, तो आप जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप इन पॉइंट्स पे डिस्कस करिए, अपने नोट्स को इनरिच्ड करिए, आगे बढ़ जाइए, टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने आपको इसलिए भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान से रिलेटेड सवाल कराया क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इससे डाइवर्स तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है अक्सर एग्जाम में बनी रहती हैं, इस वजह से मैंने क्वेश्चन आपको कराया। अब रही इंट्रो की बात और रही कंक्लूजन की बात, तो कुछ क्लासेस अभी मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा। अभी हम मेन बॉडी पे डिस्कशन करेंगे, ध्यान से सुनिए, अभी मेन बॉडी पे डिस्कशन करेंगे। एग्जाम के पहले हम आपको इंट्रो लिखना जरूर सिखा देंगे, आप उसकी चिंता मत करिएगा। फिलहाल आप अपने नोट्स इनरिच्ड कर लिए, आप अपने नोट्स का कंटेंट इंप्रूव करिए, आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे काम करिए, क्योंकि इस स्लाइड में मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, आपने देखा कि मैंने कुछ नहीं काम किया, मैंने आपको 2 मिनट का समय क्लास में इसलिए दिया, मैंने आपको 2 मिनट का समय क्लास में इसलिए दिया कि आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी बताएं। सबसे कुछ पॉइंट्स सोचें, आपने वो 1 मिनट अगर समय लिया होगा या वीडियो स्किप कर दिया या वीडियो में आगे बढ़ गया और समय लिया होगा, सोचा होगा, तो आपके मन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स आए होंगे जो वो आपके ओरिजिनल आपने खुद सोचे हैं। आप वो खुद सोचिए कि वो पॉइंट्स आपने खुद सोच लिए उस आंसर के लिए, तो उन पॉइंट्स पे लिखना बहुत आसान हो जाएगा फिर, क्योंकि वो आपने खुद सोचे। अभी तो मैंने अपनी तरफ से सोच के आपके लिए 4-5 पॉइंट दे दिए, राष्ट्रीय चेतना, धर्म, शिक्षा, भाषा, कला एवं संस्कृति। आपने जो पॉइंट्स अपने हिसाब से सोचेंगे वो भी बहुत अच्छे हैं, आप उन पे कंटेंट निकालने का प्रयास करिए, उन पे अपने नोट्स बना लीजिए। हाँ, इन पे थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। जैसे मैंने इस पे बात करी राष्ट्रीय चेतना पे, तो डेरोजियो के बारे में कुछ अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ऐड कर लीजिए, आर्य समाज के बारे में ऐड कर लीजिए, फिर ज्योतिबा फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर, जो भी नाम मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, आप उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक दो पॉइंट ऐड करते चलिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चंस आप देखेंगे आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली इनरिच्ड होते चले जाएंगे, आंसर्स की क्वालिटी ऑटोमेटिक इनरिच्ड होती चली जाएगी, नोट्स ऑटोमेटिक बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे, कंटेंट इंप्रूव होता चला जाएगा। बस अप्रोच ध्यान रखिए, नेशनल आइडेंटिटी क्वेश्चन आएगा तो आप इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। नेशनल आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आएगा, इन पॉइंट्स को आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स से बियॉन्ड चले गए बहुत बढ़िया, इन पॉइंट से पीछे मत आना, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक पॉइंट आपके सामने डिस्कस किए हैं। क्लियर है? फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू टू एवरीवन।